रहीम। इस वीक हम कुछ डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो लोग होते हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, और जब वो डिसाइड कर रहा है कि मैंने कौन से लोग अपने प्रोजेक्ट पे लगाने हैं तो वो क्या क्या चीज़ें देख सकता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ये टॉपिक आपसे भी बहुत करीब है क्योंकि आप भी जब ओबी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काफ़ी हद तक फॉलो की जाती है। जिस तरह आपके CLOs हैं आपके सब्जेक्ट में, उन CLOs का लेवल डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इस जो सब्जेक्ट में अगर कोई CLO 1 है और मैं उसे कहता हूँ कि वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल पे C4 पे आता है, तो इसका मतलब है कि वो C का मतलब है कि वो कॉग्निटिव है, और कॉग्निटिव का मतलब है कि वो नॉलेज से रिलेटेड है। और जो 4 लेवल है उसका वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लेवल है, और वो बेसिकली यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके 6 लेवल्स होते हैं। अगर आप नीचे से देखना शुरू करें तो वो सबसे लोएस्ट लेवल है कि आप किसी भी बात को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें कि हाँ कहीं ये हुआ था। और उससे अगला लेवल है कि आप उसको याद करने के बाद अंडरस्टैंड कर सकें, फिर आप उसको तीसरे लेवल पे कहीं अप्लाई कर सकें। तो इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज का लेवल बढ़ता जा रहा है और आप उसको उसको समझने के और उसको इम्प्लीमेंट करने के जो फेजेस हैं उनसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर जैसा मैंने एग्जांपल दी थी कि वो C4 है, तो इसका मतलब है कि वो कॉग्निटिव है और वो 4th लेवल पे है, और वो इस एनालाइजिंग के अंदर आएगा कि आप उस CLO से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को आप किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, एनालाइजिंग के लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। एनालाइजिंग का मतलब है कि आप अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतर तरीके से, ज़्यादा गहराई में उसके अंदर जा सकते हैं। यानी आपने कोई भी नॉलेज ली, उसको अगर आप पहले लेवल पे हैं तो आप उसको रिमेंबर कर सकेंगे। अगर आप दूसरे लेवल पे पहुंच गए, यानी आपने रिमेंबर करके उसको समझा भी है, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आ गए हैं। और फिर आपको ये पता चल गया है कि अगर मैंने इस चीज़ को समझा है तो इसको मैं अप्लाई कहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप जैसा अगर आप यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप उनको याद कर लेंगे खाली, तो वो रिमेंबरिंग है। अगर आप उनको समझेंगे भी कि हाँ अच्छा यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर ये गलती करता है तो उसको ये नुकसान होगा, तो आप अंडरस्टैंडिंग पे आ गए हैं। और अगर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि जब आपको मौका मिले तो आपको पता हो कि अगर ये इशू आएगा तो मैंने इस सेट ऑफ नॉलेज में से एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसको याद करना है, उसको समझना है कि अच्छा ये उसका काम था, और फिर आप उसको उस जगह पे अप्लाई कर सकें। तो आप अप्लाइंग पे आ गए और फिर आप उसको एनालाइज कर सकें कि अगर मैं ये अप्लाई ना करूँ, कोई और चीज़ अप्लाई करूँ, कुछ डिफरेंट करके देखूँ तो क्या हो सकता है। यानी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपर लेवल पे लेकर जा रहे हैं, तो आप 4th स्टेज पे आ गए। और इसी तरह आप ऊपर चलते जाएंगे तो आप क्रिटिकली एग्जामिन कर सकें अगर, तो आप इवेल्युएटिंग फेज में, और अगर आप कोई नई सेट ऑफ नॉलेज क्रिएट कर सकें तो दैट विल बी द 6th स्टेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉल्ड क्रिएटिंग। तो आपके CLOs भी इसी तरह ही हैं कि उनका एक तो पहले डोमेन है उनकी कि वो क्या कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं, यानी वो ज़्यादा नॉलेज से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, या वो अफेक्टिव डोमेन में आते हैं कि वो जो है ज़्यादा इंटरेक्शन या सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, यानी आप वो किस तरह लोगों पे इफ़ेक्ट कर रहा है, आप उसको इफ़ेक्टिव कह देंगे, और किस तरह आपकी वो नॉलेज अप्लाई करने से लोगों को या कोई भी किसी चीज़ को, इन्वायरमेंट को अफेक्ट हो रहा है, तो दैट विल बी इफेक्टिव। सिंपल टर्म में समझने का यही तरीका है कि जो कॉग्निटिव है वो नॉलेज से रिलेटेड है, यानी आपके ब्रेन से, और जो इफेक्टिव है वो आपके जो भी आप लोगों के साथ डील करते हैं उससे रिलेटेड है। और जो तीसरा है दैट इज़ साइकोमोटर। आपने देखा होगा कि आपके जितनी लैब्स के CLOs हैं वो साइकोमोटर डोमेन के हैं, और इसका मतलब है कि जो आप हाथ से काम करते हैं, जो आपकी फ़िज़िकली जिस काम में इन्वॉल्वमेंट है, फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट है, तो वो जो CLOs होंगे वो साइकोमोटर डोमेन के होंगे। और हर डोमेन के बाद उनका लेवल डिफ़ाइन किया गया, 1 2 3 4 5 6, तो बहुत कम होंगे, वो बिल्कुल आपके एंड के लेवल पे जाके जाएंगे
लेकिन जो शुरू के हैं वो 1 से लेके 4 तक ज़्यादा वेरी करते हैं CLO लेवल के। तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 4 तक का मतलब है कि वो रिमेंबरिंग से लेके एनालाइजिंग तक आपके CLO जो हैं वो वेरी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Bloom's taxonomy, it defines 6 different levels of thinking. The levels build in increasing order of difficulty from basic memorization to higher. Higher में क्या है? More difficult and sophisticated levels of critical thinking. तो ये मैंने आपको पिछले टेबल से भी, जो नीचे आपने टेबल देखा है उससे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किसी भी नॉलेज को समझना है, उसके बारे में सोचना है, तो पहला काम आप उसको याद करना कर सकते हैं कि हाँ ये काम मैंने कहीं होता हुआ देखा था या किसी टीचर ने पढ़ाया था मुझे। फिर टीचर ने जब पढ़ाया था तो हो सकता है उसने समझाया भी था और वो आपको समझ भी आ गई है, तो आप उसके दूसरे लेवल पे आ गए हैं। फिर आप उसके अगले लेवल पे आ जाएंगे, अप्लाइंग के लेवल पे, फिर एनालाइजिंग के लेवल पे, और फिर इवेल्युएट करेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने समझा है, वो किस तरह की चीज़ समझी है आपने। उसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो ही आप उसके अंदर से फ्लॉज निकाल के डिफरेंट चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप 5th और 6th लेवल पे इस तरह पहुंच जाएंगे। तो ये है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और जब भी किसी प्रोजेक्ट मैनेजर ने अगर किसी प्रोजेक्ट टीम को बनाना है, हायर करना है, उसने लोगों को देखना, रिक्रूट करना है, तो उनको जज करने के लिए वो इन लेवल्स के ऊपर उनको जज कर सकता है कि अगर कोई जॉब ओपनिंग आई है उसके अंडर, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर, तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस पोजीशन के लिए, इस पोस्ट के लिए मुझे किस तरह का बंदा चाहिए, यानी वो किस लेवल तक होना चाहिए। अगर तो वो बहुत ऑर्डिनरी पोस्ट है तो सिर्फ रिमेंबरिंग से भी काम चल जाएगा, जो नॉर्मली क्लर्क्स के काम हो सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ फाइल्स को इधर से उधर करना है उठा के, और उनको पता होना चाहिए कौन सी फाइल किधर रखनी है। फिर आगे अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि उसको थोड़ा समझदार क्लर्क चाहिए हो, थोड़ा समझदार बंदा चाहिए हो जो उस चीज़ को याद करने के साथ साथ समझ भी सके। और इसी तरह जब वो ऊपर जाता जाएगा, यानी पोस्ट उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट आ गई है, तो वो उसके मुताबिक डिफ़ाइन कर लेगा कि मुझे इस पोस्ट के लिए किस लेवल का बंदा चाहिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर। तो फिर जब वो लोगों को इंटरव्यू करेगा, जज करेगा, तो वो ये देखेगा कि जो मुझे रिक्वायरमेंट है जिस लेवल की, क्या ये बंदा उस लेवल तक पहुंचता है या नहीं। तो यहाँ पे रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग और इन सारे 6 लेवल्स की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, और इसमें से जो समझ नहीं आएगी आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। बल्कि आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा इस बारे में। आप यहाँ पे पॉज कर करके इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक इस वीक हमने पढ़ना है वो है प्रोजेक्ट टीम स्ट्रक्चर्स, कि जो प्रोजेक्ट टीम्स किसी प्रोजेक्ट पे बनेंगी उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के हो सकते हैं। क्या मतलब, जिस तरह स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कितने लोग किसी एक बंदे के अंडर काम कर रहे हैं, या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। जिस तरह अगर आप देखें आपकी यूईटी के कैंपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट जो है उसका एक एचओडी है, उस एचओडी के नीचे बाकी फैकल्टी है। तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुई कि उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलहदा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलहदा है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलहदा है, और इसी तरह बाकी। तो उनके रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो उनके रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर कोई यूईटी के नारोवाल कैंपस के बारे में बात करे तो पहले तो वो 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवीज़न देखेगा, और फिर उन हर डिपार्टमेंट के अंदर आगे डिवीज़न देखेगा, तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी तरह जिस तरह आपने पहले ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखा था, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट
का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं या उसको कह सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट टीम स्ट्रक्चर कहेंगे। तो 4 तरह के टीम स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं: आइसोमॉर्फिक टीम स्ट्रक्चर, एक्सपर्ट और या स्पेशलिटी टीम स्ट्रक्चर, और कलेक्टिव टीम स्ट्रक्चर, और उसके बाद है सर्जिकल टीम स्ट्रक्चर। इनकी मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा और इसकी भी आपको असाइनमेंट मिलेगी। आपने जो डिटेल्ड इसकी थ्योरी है वो खुद पढ़ के असाइनमेंट बनानी है। आइसोमॉर्फिक के बारे में यानी आइसोमॉर्फिक टीम स्ट्रक्चर के बारे में आगे लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स अ टीम स्ट्रक्चर दैट इमिटेट्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंड प्रोडक्ट, यानी जो भी एंड प्रोडक्ट बनेगी उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की नकल उतारी जाएगी इस टीम स्ट्रक्चर के अंदर। जो आइसोमॉर्फिक टीम स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि आइसो मतलब सेम और मॉर्फिक मतलब शेप। ये आप लोग बायो वगैरह में पढ़ते हुए आए होंगे। तो जिस तरह की एंड प्रोडक्ट बनेगी उसी तरह का टीम स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा। यानी क्या मतलब है इसका कि एंड प्रोडक्ट के अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो हर कंपोनेंट जो है वो एक एक बंदा देख रहा होगा। जैसे अगर यहाँ जिस तरह आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है यूआईटी नारोवाल कैंपस के अंदर, तो उसके अंदर अगर इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कि 6 बिल्डिंग्स हैं, तो हर बिल्डिंग का रिस्पॉन्सिबल जो स्टाफ मेंबर है वो एक बंदा जो है वो एक बिल्डिंग को ही देखेगा। तो यानी उस बिल्डिंग के अंदर जो भी काम होने हैं, चाहे वो एक्सकेवेशन से लेके जियोटेक के इशूज़ से लेके फिर स्ट्रक्चर में आ जाएं, और उसके बाद फिनिशिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स के काम है और जो मैकेनिकल वर्क्स के काम है, HVAC वगैरह, वो सारा वही बंदा देखेगा और वो अपनी टीम को खुद ही, यानी अपने जो उसके नीचे लोग हैं वो खुद ही उनको मैनेज करेगा। और इस तरह जो दूसरी बिल्डिंग है उसका रिस्पॉन्सिबल दूसरा बंदा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक जो एंड प्रोडक्ट थी वो है नारोवाल का पूरा कैंपस और उसके अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। तो हर बिल्डिंग को हर अलहदा टीम जो है वो देख रही है, हर अलहदा रिस्पॉन्सिबल बंदा देख रहा है जिसने अपनी टीम बनाई हुई है। तो ये होगी आइसोमॉर्फिक टीम स्ट्रक्चर। जब आप इसके बारे में असाइनमेंट के लिए थोड़ी सर्च करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ है एक्सपर्ट या स्पेशलिटी टीम स्ट्रक्चर। It is a matrix style structure in which employees apply their strengths where appropriate. तो इसी अगर नारोवाल कैंपस की एग्जांपल लें तो इसके अंदर अगर हम बिल्डिंग्स के तौर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम क्या कहते हैं कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के यानी सिविल कंस्ट्रक्शन के वर्क्स हैं वो सारे सिविल इंजीनियर्स देखेंगे और एक बंदा सिविल इंजीनियरिंग टीम का हेड बना दिया जाएगा। और जितने भी इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं वो सारे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखेगा और वही रिस्पॉन्सिबल होगा हर बिल्डिंग के अंदर। यानी अगर 6 बिल्डिंग हैं तो 6 बिल्डिंग के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिकल वर्क्स का। और इसी तरह अगर कोई HVAC का या मैकेनिकल वर्क्स जितने भी हैं उनका अगर कोई काम है तो वो एक अलहदा मेंबर देखेगा जिसको हम हेड बना देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जिसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जिसकी जो स्पेशलिटी है, वो उसको अपनी अलहदा जगह पे यूज़ करेगा। तो ये हो गया एक्सपर्ट और स्पेशलिटी टीम स्ट्रक्चर। फिर है कलेक्टिव ईगोलेस टीम स्ट्रक्चर। इसका नाम ही मतलब ईगोलेस का मतलब है कि किसी में कोई अना नहीं है, सारे मिल के काम कर रहे हैं। दिस टीम स्ट्रक्चर यूजेस प्योर कोलैबोरेशन सो दैट ग्रुप क्रेडिट इज गिवन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल रिकग्निशन। दिस इज़ एन आइडियल कॉन्सेप्ट फॉर एनी टीम बिकॉज ग्रुप मेंबर्स शेयर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। यानी अगर कोई एक चीज़ बनानी है तो सारे मिल के उसके अंदर बगैर किसी ईगो के अपनी इनपुट दें और जहाँ पे जो काम करने की ज़रूरत है वो अपना कंट्रीब्यूशन दें उसके अंदर। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये भी आप लोग लिखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। आप इसके कोई एग्जांपल सोच के, जैसे अगर आपने कोई पार्टी ही करनी है, आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने एक पार्टी अरेंज करनी है और उसके अंदर सारे मेंबर्स जो हैं वो कलेक्टिव टीम स्ट्रक्चर के तौर पे काम करें, यानी किसी को कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी लेकिन सारों को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है कि पार्टी अरेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर तो सारों का कॉमन ऑब्जेक्टिव ठीक समझ आ गया सबको, फिर तो सारे मिल के उसके लिए काम करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग जो हैं वो उस कॉमन ऑब्जेक्टिव से डिसएग्री करते हैं या उसको उनको समझ नहीं आई, तो वहाँ पे फूट पैदा हो जाएगी टीम के अंदर। तो ये भी आप अपनी असाइनमेंट में लिखेंगे जो मैं आपको दूंगा। और फिर है सर्जिकल टीम स्ट्रक्चर। सर्जिकल बेसिकली एक सर्जरी या ऑपरेशन से ही नाम लिया गया है कि एक बंदा जो है वो सारा प्रोजेक्ट पे काम करता है, जो बाकी मेंबर्स होते हैं टीम के वो सिर्फ उसको सपोर्ट करते हैं। तो जो बंदा काम करता है असल में उसको सर्जन कह सकते हैं, और जो
लोग उस सर्जन को सपोर्ट करते हैं उनको नर्सेस कह सकते हैं। तो इसकी भी बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी कि कुछ लोग जो हैं वो अगर एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, उनकी ज़्यादा मोटिवेशन भी होती है, उनको शायद कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा बेहतर समझ आया होता है उसका। तो जो बाकी लोग हैं वो उनको कहीं पेपर वर्क में हेल्प करने के लिए, कहीं लॉजिस्टिक्स में हेल्प करने के लिए साथ होते हैं। इवन आप भी अगर कोई ग्रुप का प्रोजेक्ट करते हैं तो हो सकता है एक ही बंदे को सारा कुछ पता होता है और बाकी सारे लोग मिल के उसको सिर्फ हेल्प ही कर रहे होते हैं, या हो सकता है कोई प्रिंटिंग ही कर देता है असाइनमेंट की, तो वो कहता है कि मैंने सपोर्ट किया। तो वो भी एक तरह से सर्जिकल टीम स्ट्रक्चर बन सकता है अगर आप उसकी एग्जांपल लें तो। आगे है अथॉरिटी, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।